हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे लाहौर षड्यंत्र केस के विषय में। पिछली क्लास में हमने देखा था किस प्रकार से सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली बम कांड में अपने आप को आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार करवा दिया। उसके बाद इनके ऊपर जो है वो असेंबली बम केस के चार्जशीट फाइल की गई और उसके बाद इन पर असेंबली बम केस चलाया गया, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को आजीवन कारावास दिया गया। वहां पर एक पर्चा के माध्यम से इन्होंने असेंबली में अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया और उसके बाद कोर्ट के माध्यम से अपने तर्क और दलीलों को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाया। हमने बम की फिलॉसफी को भी देखा कि किस प्रकार से बम के पीछे क्या रहस्य है, ये बम फेंकने के पीछे क्या तर्क है क्रांतिकारियों को, उसको भी समझा था। इसके बाद सरकार ने जो है इसी के साथ में ही लाहौर षड्यंत्र, जिसमें सैंडर्स और कांस्टेबल की हत्या की गई थी, उस केस को भी इनके ऊपर लागू कर दिया और लाहौर षड्यंत्र केस में जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन सभी को लाहौर जेल में लाकर बंद किया गया, जिसमें सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और आदि इनके साथी जो थे लाहौर षड्यंत्र केस में लाहौर जेल में उसके दौरान एक आमरण अनशन भी करते हैं। जेल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दूषित भोजन, पानी, प्रकाश आदि व्यवस्थाओं की मांग को लेकर के वहां पर जतिन दास शहीद हो जाते हैं 63 दिन की अपनी भूख हड़ताल के दौरान। उसको भी हमने पिछली कुछ क्लासेस में समझ लिया था और आज हम देखेंगे किस प्रकार से लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी की सजाएं दी गई। लाहौर षड्यंत्र एक तो 1915 में जो है गदर पार्टी के सदस्यों पर चलाया गया था। गदर पार्टी के सदस्य तो ये प्रथम था 1915-16 में, और ये 1929 में ये जो लाहौर षड्यंत्र केस है ये जो है सैंडर्स की हत्या के लिए सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव आदि पर चलाया गया। इसको भगत सिंह ट्रायल भी कहते हैं। भगत सिंह ट्रायल ये लाहौर षड्यंत्र केस द्वितीय है। ये दूसरा केस है जिसमें भगत सिंह ट्रायल नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि प्रमुख रूप से भगत सिंह को ही इसमें टारगेट किया गया था। और जैसा मैंने बताया कि इन क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए जो वायसराय हैं वो अपना व्यक्तिगत प्रयास भी कर रहे थे और इसी वजह से जो है इस केस को जल्दी से निपटाने के लिए विशेष अदालत का भी गठन किया गया था। तो ये जो लाहौर षड्यंत्र केस है ये किस लिए चलाया गया, सबसे पहले तो आपको जानना है कि इसमें क्यों चलाया गया था। ये लाहौर षड्यंत्र सब कुछ पीछे आपको बताया जा चुका है। ये केस 10 जुलाई को प्रारंभ हुआ 1929 को। 10 जुलाई 1929 को ये केस प्रारंभ हुआ और 7 अक्टूबर 1930 तक ये केस चला। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला इसका हुआ। ये प्रारंभ हुआ और ये हुआ फैसला। इस दौरान जो है इन क्रांतिकारियों ने अपने तर्कों से, अपनी दलीलों से, कोर्ट में अपने बयानों के द्वारा सरकार को और जनता को अपनी पूरी फिलॉसफी समझाने का पूरा प्रयास किया। वो पीछे हम समझ चुके हैं कि क्या इनकी बम की फिलॉसफी थी, क्यों इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। इन्होंने पूरी तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि भारत में इस क्रांति की आवश्यकता है। हम कोई व्यक्तिगत या जातीय दुश्मनी नहीं निकाल रहे हैं, हम किसी निर्दोष की हत्या नहीं करना चाहते हैं। सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई है और ये हमारा एक तरीका है, किसी की हत्या करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हमने ये भी देखा था कि किस प्रकार से इनका मानना था कि सरकार अगर हमारी बात को सुने तो हमें इस तरह के कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। बम की फिलॉसफी के पीछे मात्र यह उद्देश्य था कि हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और इसीलिए जो बम डाला गया था असेंबली में उसके बाद में भगत सिंह ने सरेंडर भी कर दिया था और अपने आप को गिरफ्तार भी करवा दिया था। और यहाँ पर जो है जो भगत सिंह ट्रायल ये लाहौर षड्यंत्र केस के रूप में चलाया गया, जिसमें इन 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजाएं दी गईं। तो पहले ये केस जो है लाहौर जेल में रखा गया स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने
राय साहब पंडित श्री कृष्ण। ये केस कहाँ चलाया गया? इस केस को रखा गया लाहौर सेंट्रल जेल के स्पेशल मजिस्ट्रेट, लाहौर सेंट्रल जेल। यहाँ पे एक स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में रखा गया इसे। उनका नाम था राय साहब पंडित श्री कृष्ण। क्या मामला था? केस क्या था ये? इस केस में देखिए, सैंडर्स की हत्या एक प्रमुख कारण माना गया इस केस का। तो एक तो था सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स प्लस जो है हेड कांस्टेबल की हत्या भी हो गई थी। इनकी हत्या का मामला था ये, और इसमें इन सबको जो है दोषी माना गया था। हालांकि जो है चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल थे, जो फरार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। तो ये तीन प्रमुख रूप से जो लोग हैं, इन पर यह केस चलाया गया, और साथ में अन्य लोग भी हैं 15, कुल 18 लोगों पर यह केस चलाया गया था। कितने लोगों पर? 18 लोग। ये 18 लोगों पर केस चलाया गया है, जिसमें से 3 प्रमुख लोग इसलिए हमने बताया क्योंकि इनको प्रमुख सजाएं दी गई। तो सैंडर्स की और हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी गई थी इसमें, और कुछ डकैती के भी आरोप थे इनके ऊपर। कहा गया कि क्रांतिकारियों ने कई डकैतियां भी डाली हैं, जैसा हमने पीछे बताया। और पंजाब नेशनल बैंक लूटने की योजना भी इन्होंने बनाई थी, जो असफल रही। पंजाब नेशनल बैंक, लाहौर की जो पंजाब नेशनल बैंक है, लूट का प्रयास भी इसमें शामिल किया गया। इस घटना को भी डकैती डालना, और सहारनपुर, आगरा इत्यादि जगह पे हथियारों के कारखाने पकड़े गए थे। सहारनपुर में, आगरा में, आदि जगहों पर हथियारों के कारखाने, बम बनाने के और पिस्तौल, तमंचा, इस तरह के हथियारों के कारखाने। इन सभी अपराधों के लिए मुख्य रूप से सैंडर्स की हत्या, जिसकी हत्या जो है वो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव आदि लोगों ने मिलकर के कर दी थी। तो वो एक केस था। साथ में इसमें डकैती जोड़ी गई, पंजाब नेशनल बैंक लूटने का प्रयास का योजना बनाई गई थी, और सहारनपुर, आगरा आदि जगहों पर जो हथियारों के कारखाने वगैरह प्राप्त हुए, उन सबको जो है इस केस में शामिल किया गया। और ये शुरू किया गया केस जो है वो राय साहब पंडित श्री कृष्ण की अदालत में। ये एक स्पेशल मजिस्ट्रेट थे, और इनकी अदालत में इस केस को 10 जुलाई 1929 को प्रारंभ किया गया। लेकिन लॉर्ड इरविन को लगता था कि केस बहुत विलंब लग रहा है, इसमें जल्दी से इसमें फैसला होना चाहिए, क्योंकि सरकार उसमें डरी हुई थी। देखिए, इस माहौल पे आप जरा विचार करें कि 1930 का समय आ रहा है, और 1930 के समय में जो अभी माहौल देश में बन रहा है, वो एक बहुत बड़े आंदोलन का माहौल तैयार हो रहा है। साइमन कमीशन अभी पीछे 1927-28 में उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ, और उसके बाद में आप देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। तो भारत में माहौल बहुत गर्म है, और एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट पूरे देश में दिखाई पड़ रही है। सरकार बहुत भारी दबाव में है, क्योंकि एक ऐसा माहौल देश में तैयार हुआ है जिससे उसको अपनी सत्ता संकट में दिखाई पड़ रही है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन को अंजाम दिए जाने के संकेत जो है वो पूरे देश से प्राप्त हो रहे थे। उसकी क्लास हम अलग से करेंगे, किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया गया। तो वैसा माहौल देश में बना हुआ है, और ऐसे में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि क्रांतिकारियों से सरकार डरी हुई है। ये साबित होता है कि सरकार इन क्रांतिकारियों से डरी हुई थी, क्योंकि जल्दबाजी में आपने देखा था कि जो असेंबली बम का इतना संवेदनशील मामला था, उसको बहुत जल्दी से निपटाया गया, बहुत जल्दी से उस केस में फैसला किया गया। और उसके बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में भी सरकार बहुत जल्दबाजी दिखा रही थी, और एक स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत से जब वो संतुष्ट नहीं हुए, तो लॉर्ड इरविन के विशेष
आग्रह पर एक स्पेशल जो है वो ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। 5 मई 1930 को स्पेशल ट्रिब्यूनल में 3 जजों की बेंच पे इस मामले को लाया गया ताकि इसको जल्दी से निपटाया जा सके, क्योंकि इन केस के माध्यम से भी ये क्रांतिकारी अपनी विचारधारा को बहुत तेजी से फैला रहे थे। इससे सरकार और सकते में थी कि ये तो हमारी पूरी पोल पट्टी खोलने पे लगे हुए हैं, तो इसका फैसला जल्दी से हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ से अंदाज़ा ये लगता है कि भारत में जहाँ एक तरफ गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में एक सुगठित तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, दोनों ही तरीके से। तो इरविन ने जो है एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के लिए प्रयास किया और 5 मई को 1930 को जो है विशेष अदालत ट्रिब्यूनल गठित किया गया और 3 जजों की बेंच के सामने जो है ये मामला पहुंचाया गया ताकि इस पे जल्दी फैसला हो सके। तो इसमें जो है 3 जज थे। जे कोल्डस्ट्रीम, ये अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य थे, आगा हैदर और जी.सी. हिल्टर। इन 3 लोगों के बेंच के सामने ये केस लाया गया और फैसला इसका किया गया बहुत तेजी के साथ, और 7 अक्टूबर 1930 इसका फैसला किया गया। फैसला क्या किया गया, इसमें 3 लोगों को फांसी की सजाएं, बाकी सभी को जो है आजीवन कारावास, काले पानी इत्यादि की सजाएं दी गई थी। 7 अक्टूबर 1930 7 अक्टूबर 1930 को जो है स्पेशल ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया। और ये फैसला क्या था, इस फैसले में सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 3 लोगों को फांसी की सजाएं दी गई और बाकी लोगों को आजीवन कारावास और काले पानी की सजाएं जो है दी गई। टोटल 18 लोगों पर यह केस चलाया गया था। तो इस 7 अक्टूबर 1930 को 3 लोगों पर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन 3 लोगों को फांसी की सजा दी गई। फांसी का फैसला, अभी सजा नहीं दी गई है, फांसी का फैसला किया गया और इसके लिए एक डेट निर्धारित की गई 24 मार्च 1931 निर्धारित। देखिए, इतनी जल्दी फैसला करके 24 मार्च 1931 का दिन तय कर दिया गया कि सुबह 6 बजे जो है इनको फांसी की सजा दी जाएगी, सुबह 6 बजे। और सरकार इतना घबराई हुई थी कि कहीं क्रांतिकारी कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे इनको आज़ाद करवा ले, रिहा करवा ले, क्योंकि इसके 1 महीना पहले ही 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद जो है अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी अपने इन मित्रों को बचाने के लिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ और उसमें भी जो है प्रयास किए गए थे बंदियों को छुड़ाने के लिए। हालांकि जो है सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है राजनीतिक प्रयासों से छुड़वाया नहीं जा सका। उस पर भी हम बात करेंगे, उस विवाद में क्या है। तो काफ़ी तरफ से जो है छुड़ाने के प्रयास भी किए जा रहे थे इन लोगों को, और बाहर बहुत विरोध भी चल रहा था। इस वजह से 1 दिन पहले ही जो है फैसला किया गया कि 1 दिन पहले, 12 घंटे पहले ही जो है 23 मार्च को इनको फांसी दे दी गई। यानी कि विरोध की लहर को देखते हुए जो फांसी दी गई इन लोगों को, वो दी गई 12 घंटे पहले, 12 घंटे पूर्व ही फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च को हम पूरे देश में शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई।
और इनकी लाशों को चुपचाप निकाल करके फिरोजपुर में जो है जलाने का प्रयास किया अंग्रेजों ने, ताकि लाशें भी बरामद न हो सके लोगों को। लेकिन लोग वहाँ पर पहुँच गए, तब तक कुछ 100 जल चुके थे और बाकी जो है बाद में इनका अंतिम संस्कार लोगों के द्वारा किया गया। तो फिरोजपुर में जो है जलाने का भी प्रयास किया था सरकार ने। इतने भयभीत थे फिरोजपुर में, 100 जलाने का प्रयास किया चुपचाप, कि रातों रात जो है लोग समझ ही न पाए। लोग जेल के बाहर जो है भीड़ लगाए हुए थे कि हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से मिलना चाहते थे। परिवारी जन, दोस्त मित्र, सभी युवा उसको ध्यान में रखते हुए चुपचाप पीछे के दरवाजे से 100 निकाल लिए गए और वहाँ जलाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। अपने अंतिम समय से कुछ पहले जो है भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ना प्रारंभ किए थे, और जब 12 घंटे पूर्व ही 23 मार्च की शाम को जेलर जो है सूचित करने के लिए पहुंचा भगत सिंह को कि आपकी फांसी का समय निर्धारित किया गया है और चलिए, तो उस समय जो है वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, इतना वक्त हमें दें। थोड़ा सा वक्त उन्होंने कुछ पन्ने और पढ़े और उसके बाद जो है वो फांसी के लिए तैयार होकर के आ गए। खुशी खुशी ये तीनों लोग फांसी के फंदे तक पहुँचे और फांसी से पहले भगत सिंह ने जो है डिप्टी जो मजिस्ट्रेट वहाँ पर था, जेलर, उससे कहा कि आप बहुत खुशनसीब हैं जो आप अपनी आँखों से देखेंगे किस प्रकार से ये क्रांतिकारी अपने देश के लिए फांसी के फंदे का आलिंगन करता है हंसते हुए। तो ऐसे वाक्य भी इन्होंने कहे थे। पूछा जाता है और कौन सी किताब पढ़ रहे थे? लेनिन की जीवनी भगत सिंह। भगत सिंह जो है वो फांसी से पूर्व, फांसी के पहले कौन सी किताब पढ़ रहे थे? लेनिन की जीवनी। पढ़ रहे थे। और जिस समय जेलर इनको बुलाने के गया तो कहा कि चलिए आपका जो है फांसी का समय है, तो जेलर से कहा था कि एक क्रांतिकारी, उन्होंने कहा ठहरो, अभी रुको कुछ देर, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मिल रहा है, ऐसा वाक्य इन्होंने कहा था। और अभी जब जेल से निकल करके वहाँ फांसी के फंदे तक पहुँचे तो वहाँ पर जो है डिप्टी मजिस्ट्रेट से इन्होंने कहा था कि आप बहुत खुशनसीब हैं, आप देखेंगे किस प्रकार से अपने देश के लिए एक क्रांतिकारी खुशी खुशी फांसी के फंदे का आलिंगन कर। अब देखिए कुछ विवाद भी हैं। अब विवाद ये है कि इस समय देश में जो फांसी के समय, जिसमें 31 में जो है 1931 में मार्च महीने में फांसी दी गई इन लोगों को, उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पे था। आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने पूरे चरम पे था। पूरे देश में आंदोलन की लहर थी, भारी जनसंख्या इसमें जो है भाग ले रही थी और सरकार पे एक बहुत भारी दबाव बन रहा था। इसी समय दबाव की वजह से सरकार ने जो है गोलमेज सम्मेलन लगाने का फैसला किया कि हम जो है राउंड टेबल पे बात करेंगे कांग्रेस से, और ब्रिटेन बुलाया गया। लेकिन कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते गोलमेज में भाग नहीं लिया। प्रथम 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिजी रहे, बहिष्कार किया। लेकिन सरकार ने सोचा कि अगर हम कांग्रेस को ही नहीं बुला पाएंगे तो फिर इस गोलमेज सम्मेलन का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। तो सरकार बहुत भारी दबाव के चलते उसने कहा हम समझौता करेंगे महात्मा गांधी से, और गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च को। देखिए 5 मार्च को एक विशेष समझौता हुआ, वो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता इसको कहा जाता है। इरविन, लॉर्ड इरविन इस समय जो है वो वायसराय हैं। तो गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। समझौता किस आंदोलन के दौरान हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था। और उसी समय जो है 1931 में ही, मार्च में ही इन 3 लोगों को फांसी की सजाएं दी गई थी।
अच्छा, ये समझौता और इनकी फांसी से क्या कनेक्शन है? जिस समय ये लोग जेल में बंद थे और अपने आप को एक राजनीतिक बंदी के रूप में साबित कर रहे थे कि हम युद्ध बंदी हैं, हम राजनीतिक बंदी हैं, हमें अन्य अपराधियों की तरह ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि हम जो है वो सम्राट के खिलाफ जो है युद्ध किए हैं। 5 मार्च को गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसमें कहा गया था कि हम राजनीति जो इस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जितने लोग बंदी बनाए गए हैं उनको छोड़ा जाएगा। गांधी जी ने उसमें एक शर्त रखी थी, तभी हम जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, उनको छोड़ा जाएगा। और बाकी अन्य जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित मांगे थी, जिसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम एक मांग की बात कर रहे हैं कि गांधी इरविन समझौते में बंदियों को छोड़ने की शर्त महात्मा गांधी ने रखी थी, लेकिन अब महात्मा गांधी के ऊपर यह आरोप लगता है कि जब आपने बंदियों को छुड़वाने की शर्त रखी थी तो उसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी बंदी थे, उनको क्यों नहीं छुड़ाने की बात आपने की, ऐसा महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगता है, जिसका खंडन महात्मा गांधी ये बताकर करते हैं कि वो राजनीतिक बंदी के रूप में नहीं थे, बल्कि वो आपराधिक केस में बंद थे, इसीलिए उनको नहीं छुड़वाया जा सका। हालांकि फांसी वाले दिन तक गांधी जी ने पत्राचार के माध्यम से उनको छुड़वाने का प्रयास किया था। लेकिन ये विवाद उस समय तो था ही, आज भी है कि क्या वास्तव में गांधी जी ने पूरी ताकत से अपना प्रयास किया था, और अगर ऐसा किया था तो फिर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्यों नहीं छोड़ा गया और 23 मार्च को इनको फांसी दे दी गई, जबकि गांधी जी चाहते। लोगों का ये आरोप था कि महात्मा गांधी उस समय जो है सरकार पर हावी थे और सरकार मजबूर थी समझौता करने के लिए, तो उस समय अपने सारे क्रांतिकारियों को छुड़वाने की शर्त सरकार के ऊपर रखी जा सकती थी। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस समय कांग्रेस का पलड़ा भारी था, इसीलिए सरकार को मजबूरन सभी को छोड़ना पड़ता। तो आरोप ये लगाया जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़वाने की बात रखी ही नहीं गई थी, ऐसा माना जाता है। और गांधी जी ने बाद में व्यक्तिगत पत्राचार भी किया था लॉर्ड इरविन के पास में कि इनकी फांसी की सजाएं कम कर दी जाए या आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया जाए या माफ़ किया जाए। तो कई प्रकार की बातें हैं, विवाद हैं, उसको हम जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में समझेंगे। हालांकि दोनों पक्षों को आपको समझना होगा, क्योंकि अगर रणनीतिक आंसर आपको देना है तो दोनों चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा, आप एक तरफ असंतुलन बना के नहीं चल सकते हैं। तो गांधी इरविन समझौता हुआ, इनको छुड़वाया नहीं जा सका, इसीलिए जब 1931 में 25 मार्च को कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन, 23 मार्च को फांसी हुई। देखिए 23 मार्च को फांसी, घटनाएं सब एक लाइन से हैं। 5 मार्च को फैसला हुआ, 23 मार्च को फांसी हुई और 25 मार्च को कराची में एक विशेष अधिवेशन कांग्रेस के किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? ये विशेष अधिवेशन है वल्लभ भाई पटेल। इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे, लॉर्ड इरविन यहाँ पर वायसराय था। ये सभी लोग जो है वो गोलमेज सम्मेलन के लिए प्रयास कर रहे थे कि हम कांग्रेस के साथ वार्ता करेंगे, गांधी जी के साथ वार्ता करेंगे। और आप आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए भी इस समझौते के बाद में, लेकिन कुछ भी सार्थक हाथ में नहीं लगा और आंदोलन फिर स्टार्ट किया गया। लेकिन कुछ भी रहा हो, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की लोकप्रियता उस समय सर चढ़ के बोल रही थी। और इस कराची अधिवेशन में 1931 में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के इतिहास में लिखते हैं कि 1931 में 23 वर्ष के सरदार भगत सिंह की जो लोकप्रियता है वो उस समय 61 वर्ष के गांधी जी की लोकप्रियता से बहुत आगे निकल चुकी थी। यानी कि देश का नेतृत्व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भले महात्मा गांधी कर रहे थे, लेकिन देश के युवाओं के दिलों पर राज कर रहे थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव।
तो यहाँ पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी इस कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए और चूंकि उनके ऊपर इस समय पूरे देश में ये माहौल बन गया था कि भगत सिंह को छुड़वाने के लिए महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौते में शर्त क्यों नहीं रखी, इसलिए पूरा गुस्सा जो है वो महात्मा गांधी के ऊपर था और यहाँ पर गांधी गो बैक के नारे लगाए गए। यहाँ पर जो है गांधी जी का विरोध किया गया, बहुत भारी विरोध किया गया। यहाँ पर कहा गया गांधी गो बैक, गांधी वापस जाओ। यहाँ पे कहा गया भगत सिंह जिंदाबाद। गांधीवाद का नाश हो, यहाँ पर कहा गया गांधीवाद का नाश हो। इस प्रकार से इन नारों से दिखाया जाता है कि किस प्रकार से विरोध जनता के दिलों पे था। काले झंडे दिखाए गए, यहाँ पर विरोध का प्रतीक होता है, काले झंडे दिखाए गए गांधी जी को स्टेशन पर से ही। और इतनी झड़प इतनी तेज थी कि गांधी जी को इतने भारी विरोध का सामना इस अधिवेशन में करना पड़ा। लेकिन गांधी जी बहुत धैर्य के साथ में कराची अधिवेशन में शामिल हुए और संबोधित किया, लोगों को अपनी बात समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार मैंने अंतिम दिन तक भी व्यक्तिगत रूप से भी लॉर्ड इरविन को पत्र लिख करके पूरा प्रयास किया था इन लोगों को छुड़वाने का या सजाएं कम करवाने के लिए। हालांकि इन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का आधार, यानी उस दिन भी ये पूरा रखा गया मामला कि हम सराहना करते हैं इन वीरों के आत्म बलिदान की, हम सराहना करते हैं। यहाँ पे प्रस्ताव पास किया गया, इन क्रांतिकारियों की शहादत को, इनके साहस को, इनके आत्म बलिदान की सराहना की गई और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गई। तो यहाँ पर कराची अधिवेशन में जो है ये जो लोग हैं क्रांतिकारी, इनकी सराहना की गई। क्रांतिकारियों की सराहना और संवेदना भी व्यक्त की गई, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। और ये प्रस्ताव जो है वो गांधी जी ने तैयार किया था, प्रस्ताव गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने यहां पर कहा कि जिस देश में आत्म बलिदान के लिए लोग आगे नहीं आ रहे, जहां पर जो है स्वार्थ लोगों के अंदर भरा हुआ हो, वहां पर अपने प्राणों की आहुति देना, अपने आत्म बलिदान को देना एक बहुत साहस का कार्य है। और मैं सराहना करता हूं कि हमारे देश में इस प्रकार के लोग हैं जो अपनी जान भी देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। ये प्रशंसा की बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस समय इस प्रकार के बलिदान की आवश्यकता से ज़्यादा ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बहुत दूरगामी बलिदान की भावना से हमसे जुड़े, अहिंसक मार्ग पे चल के एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार हो, क्योंकि जिस शक्ति से हम टकरा रहे हैं उसमें हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है। हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है और कांग्रेस का भरोसा आज भी जो है वो अहिंसक मार्ग में ही है। यानी कराची अधिवेशन में इन क्रांतिकारियों की शहादत की तारीफ के साथ साथ ये भी बात रखी गई कि हमारा जो मार्ग है वो अब भी हम क्रांतिकारी मार्ग के बजाय हम अहिंसक मार्ग में ही विश्वास रखते हैं। तो इस प्रकार से ये कराची अधिवेशन भारी विरोध के तहत, भारी विरोध में जो है गांधी जी के विरोध के साथ जो है असमंजस की स्थितियों में ख़त्म हुआ। और इसके बाद जो है हम बात करेंगे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के एक पत्र की। 20 मार्च, अपनी फांसी से पहले 20 मार्च 1931 को एक पत्र लिखा था पंजाब के गवर्नर को। देखिए, इस लाहौर षड्यंत्र केस से जितने भी संबंधित दस्तावेज हैं वो सब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में रखे गए हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार,
यहाँ पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित कागजात जो है वो रखे हुए हैं। तो 20 मार्च 1931 को एक पत्र जो है भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों लोगों के द्वारा जो है वो पंजाब के गवर्नर को लिखा गया था। एक इम्पॉर्टेंट पत्र है जिसका कुछ जिक्र मैं करूंगा आपसे, क्योंकि कुछ रणनीतिक और विश्लेषणात्मक जब क्वेश्चन आपको गांधी, महात्मा गांधी और भगत सिंह इत्यादि के लिए लिखने को आएगा आपको, तो आपको विचारधारा पता होनी चाहिए कि भगत सिंह या क्रांतिकारियों की विचारधारा उस समय क्या थी, और महात्मा गांधी की विचारधारा भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा करके, तो आपको इनकी विचारधारा भी पूरी तरीके से स्पष्ट पता होनी चाहिए, जो इनके पत्रों से, लेखों से प्रदर्शित होती है। तो पंजाब के गवर्नर को जो पत्र इन्होंने लिखा था या कोर्ट में जो इन्होंने दलीलें दी थी, उन सब का आशय क्या था, और पत्र में किस प्रकार से इन्होंने अपने आप को गोली से मारे जाने की अपील की थी, ना कि फांसी से मारे जाने की। इन्होंने कहा था कि मृत्युदंड दिया है तो गोली से उड़ा दीजिए, क्योंकि हम युद्धबंदी हैं। तो पत्र के कुछ अंश मैं आपको बताऊंगा जो शब्दशः नहीं है, जो बिल्कुल वही नहीं है, लेकिन उनका आशय जो है वो ऐसा ही है। इन्होंने कहा कि पत्र में इन्होंने कहा कि आपके न्यायालय ने जो मुझ पे अभियोग लगाया है, यानी जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैंने ब्रिटिश के सम्राट यानी इंग्लैंड के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, बगावत की है। इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कौन सी दो बातें? एक बात तो ये कि हमने चूंकि सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि हम एक राजद्रोह कर रहे हैं, हम जो है युद्ध कर रहे हैं, वो भी सम्राट के खिलाफ। तो पहली बात तो ये है कि हम युद्धबंदी हैं, हम कोई अपराधी बंदी नहीं है, बल्कि हम राजनीतिक बंदी हैं, हम युद्धबंदी हैं। और दूसरी बात जो ये स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध चल रहा है। अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध चल रहा है, और युद्ध चल रहा है दो राष्ट्रों के बीच, एक है ब्रिटेन राष्ट्र और दूसरा है भारतीय राष्ट्र, और इन दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहा है। और यह युद्ध क्यों चल रहा है, यह युद्ध कब तक चलता रहेगा? यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर परजीवी लोग, जो पूंजीवादी साम्राज्यवादी विचारधारा के लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, वो भारत की मेहनतकश जनता और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना बंद नहीं कर देंगे, तब तक यह युद्ध चलता रहेगा। यह युद्ध अनेक रूपों में चलता रहेगा। यह युद्ध मैंने शुरू नहीं किया है, और ना ही ये मेरे मरने के बाद समाप्त हो जाएगा। ये अलग अलग रूपों में आता रहेगा, और कभी ये शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में आएगा, कभी रक्त रंजित आंदोलन के रूप में आएगा। और ये तय करना आपका काम है कि आप किस प्रकार की लड़ाई को चुनते हैं। देश की जनता का काम है कि ये किस प्रकार की लड़ाई का चुनाव करते हैं। लेकिन युद्ध ये बंद नहीं होगा, ना मैंने शुरू किया है और ना मेरे मरने के बाद भी खत्म होगा। एक बहुत बड़ी क्रांति बहुत जल्दी होने वाली है, और बहुत जल्दी जो है इन सारे शोषण पे विराम लगने वाला है, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में लिखा। और फिर इन्होंने कहा कि हम युद्ध कर रहे हैं, हम युद्धबंदी हैं, तो हमारे साथ ऐसा ही सलूक किया जाना चाहिए। अगर मुझे मृत्युदंड देना है तो आप अपने सैनिक कार्रवाई के द्वारा मुझे गोली से उड़ा दीजिए। मैं फांसी के लिए नहीं अपील कर रहा हूं कि मेरी फांसी को माफ़ कर दीजिए। आपको अगर मृत्युदंड देना है तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाए सैनिक कानून के तहत, और अपनी सैनिक छावनी को आप आदेश दीजिए कि वो अपना फायरिंग स्क्वाड भेजे और मुझे गोली से मार दे। ये 20 मार्च को उन्होंने एक पत्र लिखा था। ये एक बहुत साहसिक पत्र है। इससे प्रदर्शित होता है कि क्रांतिकारी अपनी मृत्यु से, अपने बलिदान से नहीं घबराते थे। वो अंतिम समय पर भी सरकार, सत्ता और इनके कानून व्यवस्था, इनके तौर तरीकों को पूरी तरीके से इनकी पोल पट्टी खोलने पर लगे हुए थे कि किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। हम नमन करते हैं ऐसे शहीदों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे अनेक वीरों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। गांधी जी और भगत सिंह की विचारधारा में कुछ फर्क ये था कि जहां गांधी जी सोचते थे कि अत्यधिक लोग और न्यूनतम बलिदान की बात करते थे, वो कि जन समूह, जन सैलाब हमारे साथ बहुत सा जुड़ेगा और जिसमें कम से कम बलिदान लोग करेंगे, फिर भी जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जबकि क्रांतिकारी सोचते थे न्यूनतम लोग, अधिकतम बलिदान, यानी हमारे साथ
जुड़ने वालों की संख्या कम होगी, लेकिन वो अधिकतम बलिदान देंगे, यहाँ तक कि अपना प्राणों का बलिदान भी वो देने से पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार से हम संतुलन बनाएंगे। हालांकि महात्मा गांधी की विचारधारा भी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ेगा उस समय तक बदल जाएगी और करो या मरो का नारा देंगे, जिसका सीधा सा मतलब है अधिकतम लोग और अधिकतम बलिदान। यानी हर व्यक्ति को उस हद तक लड़ना होगा जहां पर वो अधिकतम बलिदान दे सके और अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे ना हटे। यानी कि जो भगत सिंह ने इतना पहले सोच लिया था, उसी विचारधारा को आगे अंतिम आंदोलन जो माना जाएगा उसमें गांधी जी भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट होकर के आ जाती है कि जहाँ एक तरफ सैद्धांतिक रूप से एक संवैधानिक तरीके से महात्मा गांधी के नेतृत्व में सरकार की चूल्हे हिलाई जा रही थी, वहीं इन क्रांतिकारियों के अदम्य और अप्रतिम साहस के द्वारा भी देश में वो माहौल तैयार किया जा रहा था जिससे सरकार की नींदें उड़ी हुई थी। और इन दोनों ही प्रकार के तरीकों के इस्तेमाल से सरकार सकते में थी, घबराई हुई थी और 1930 में ये घबराहट पूरी तरीके से दिखाई भी पड़ती है। हालांकि यहाँ भी सरकार अपना पैंतरा दिखाने से बाज नहीं आई थी। गांधी इरविन समझौते में जो भी बातें कही गई उनमें कोई अमल बाद में नहीं भी किया गया और इस वजह से 1942 में आखिरी रणभेरी जो बजेगी उसमें अंग्रेज़ों के पैर यहाँ से उखड़ना तय होगा। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।